Hello students, I welcome you all to our विंग से उड़ान चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रोज़ इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं, हर दिन एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका 15 फरवरी को JKPSI का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर इंडियन पॉलिटी अकॉर्डिंगली दैट एग्ज़ाम। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनको भी PDF चाहिए इस लेक्चर की, आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड इट देयर। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसमें ये बहुत चीज़ें ओपनली कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या होना चाहिए। अधिकार। आपके पास कुछ ऐसे इनफ्रेंजिबल राइट्स होने चाहिए जो कि कोई भी आकर के आपसे आपके लाइफ को या आपके वर्क को डिस्टर्ब ना कर सके, उस पर इन्फ्रिंजमेंट ना कर सके, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं, ये फॉरेनर्स को भी दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट ये है, और जो मैंने मार्क किया हुआ है सिर्फ आपको वही पढ़ना है दोस्तों, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होकर के हम लोग पढ़ रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस उतना समझते जाइए आप। चलिए, पार्ट 3 कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से डिवाइडेड है। पार्ट 3 को हमारा फंडामेंटल राइट्स कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ से कि फंडामेंटल राइट बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स पार्ट 3। ठीक है, चलिए। इन फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा कि आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए कि विच अमंग द फॉलोइंग, लाइक वहाँ पर होगा DPSPs, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या प्रियम्बल। ठीक है, पूछा जाएगा कि इन चारों में से विच इज़ अमंग कॉल्ड एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंसाइंस मतलब राज़ी होना, वो है फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन हुए आपके यहाँ से। ठीक है, चलिए। अब आर्टिकल 2 डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। आर्टिकल 12 कहता है हमारा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब दोस्तों गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, या ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़। लोकल मतलब जैसे कि आपकी हो गई म्यूनिसिपैलिटी, है ना, पंचायत सिस्टम, पंचायती राज, जो कि हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों, इसको हम लोग लोकल कहते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपका LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, है ना, हम लोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है गवर्नमेंट का, उसे हम लोग स्टेट कहते हैं, गवर्नमेंट ही कहते हैं। तो आर्टिकल 12 सिर्फ डेफिनेशन एक देता है कि स्टेट क्या है। स्टेट मतलब कि जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट का अपना एक अच्छा खासा मेजॉरिटी रोल है। ठीक है, चलिए। तो आर्टिकल 12 सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है आपको। आर्टिकल 13, 12 के बाद 13 आता है लॉज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। मतलब ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, तो कोई ऐसा लॉ जो कि इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम इनकन्सिस्टेंट कह देंगे। मतलब कि वो लागू नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं होगा किसी पर भी। ठीक है, तो इट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज आर इनकन्सिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। ख़त्म कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है कि परमानेंट लॉ क्या है, गवर्नर बाय लॉज एंड रूल एंड रेगुलेशन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। बेसिकली आपको आर्टिकल्स की डेफिनेशंस पे जाना है कि आर्टिकल कहता क्या है। और चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या JKPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या SI की प्रिपरेशन कर रहे हो, और SSB की कर रहे हो, आपको सिर्फ इनके पर्टिकुलर डेफिनेशंस पर ही जाना है। पर्टिकुलर इनके एक रिस्पेक्टेड वे में ही आपको पढ़ना है कि आर्टिकल है क्या, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 12 डेफिनेशन, आर्टिकल 13 लॉज जो इनकन्सिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट्स में, उसे हम खत्म कर देंगे, अप्लाई नहीं होने देंगे। चलिए, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी चालू होता है दोस्तों हमारा 14 से 18 के बीच में। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी के अंदर सारा लाते हैं। तो आर्टिकल 14 में समझते हैं कहता क्या है ये, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं अमीर हूँ और आप गरीब हैं, आप अमीर हैं मैं गरीब हूँ, किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड से आप बिलोंग कर रहे हैं या मैं बिलोंग कर रहा हूँ, अगर एक लॉ के सामने मैंने कोई ऑफेंस किया है, मैंने कोई गलती की है, तो हम दोनों को इक्वली सज़ा मिलेगी। मेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाएगा कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि जो भी वो लॉ बना है, ठीक है, ये एक स्पेशल मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नर हमारे साहब, ठीक है,
प्रेसिडेंट। अब क्या है कि हम लोगों ने इन लोगों को प्रिविलेजेस दे रखी है कि इनके अगेंस्ट सिविल केसेस जो हैं या क्रिमिनल केसेस जो हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्च नहीं कर सकते हैं हम लोग इन दोनों के पोजीशंस के अगेंस्ट। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हुआ मतलब कि कुछ स्पेशल लॉज बनाना, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन मतलब कि सारे लॉज को इक्वली प्रोटेक्ट करना, किसी लॉ पे ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करना, किसी लॉ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। हमारे लिए सारे लॉज, चाहे हमने कितने भी लॉज बनाए हो, चाहे 10 बनाए हो, 10 के 10 लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्ट मतलब कि कोई ऐसा लॉ ना बने जो कि इनके अगेंस्ट जाए, ठीक है, कोई और ऐसा लॉ ना बन जाए, कोई ऐसा बिल ना आ जाए जो कि इनकी 10 लॉज की एसेंस को ख़त्म कर दे, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब बताया जैसे कि मैंने, सब बराबर हैं। ब्रिटिश से ओरिजिन है, नेगेटिव कंसेप्ट ये बताया गया है हमारा। एक तरीके से नेगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है, क्यों है इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि ब्रिटेन में ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है आपका, ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव कंसेप्ट। हम लोगों ने इन दोनों को मिक्सचर करके आर्टिकल 14 बना दिया है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज़ अ बैलेंस्ड वर्जन ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमने पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। चलिए, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स स्पेशल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूएस से लिया है हमने, एक फर्स्ट पार्ट इसका ये हुआ, एक सेकंड पार्ट ये हुआ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस का है, पहला था हमारा ब्रिटेन का, तो इक्वल प्रोटेक्शन हो गया हमारा यूएस का, पॉजिटिव कंसेप्ट है। इट अलाउज स्पेशल ट्रीटमेंट्स अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब जैसे कि हमारा 2 क्रिमिनल ऑफेंस हैं, एक मैंने एज अ नॉर्मल सिटीज़न, ठीक है, और एक प्रेसिडेंट ने, दोनों ने सेम ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन इनके लिए कुछ और लॉज हैं और हमारे लिए कुछ और लॉज हैं। क्यों भाई? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये हमारी सोसाइटी की, हम इक्वल लॉज नहीं कर सकते हैं दोनों के लिए, है ना। चलिए, ठीक है। अब है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि भाई जब तक किसी ने कुछ कमिट नहीं किया है मिस्टेक, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वही लिखा है। सब कुछ एक लॉ के हिसाब से चलेगा, कानून है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो भाई नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स राइट्स। मतलब कि हमारे लॉज जो बने हुए हैं, ठीक है, हमारे लॉज बने हुए हैं उसके हिसाब से हमें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि लॉ बना है इसलिए हमें ऐसा करना है, ये नहीं। समझ रहे हैं? बस इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। रूल ऑफ लॉ में इतना ही समझना था। और आर्टिकल 14 में आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यूएस ओरिजिन दूसरा वाला पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट जो हमारा वो ब्रिटेन से है। इससे ज़्यादा आपसे और डीप में नहीं जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। अब इस पर एक्सेप्शन जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन डिप्लोमेट्स, मैंने बताया ना कि ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी यहाँ पे, एक नॉर्मल सिटीजन एक प्रेसिडेंट है, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 31C दोस्तों बताता है कि प्रोवाइड्स द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली दोस्तों ये एक बीकन लाइट्स है हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। एक तरीके से एक पॉलिसी रखी है, किन चीज़ों को रख करके आपको पॉलिसी बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ें एसेंस होनी चाहिए। जैसे कि हमारा राइट टू इक्वल, हमारा ये था ना एक राइट टू इक्वालिटी, तो इसका बेसिक एसेंस क्या है? इक्वालिटी। कुछ भी बनेगा इक्वालिटी उन सब में नज़र आनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 31C में क्या है, ये डीपीएसपी में क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ, कोई भी प्रिंसिपल बना रही है या किस प्रिंसिपल्स पे चलना है उसे, मतलब सिद्धांत क्या होना चाहिए उसका, ठीक है, वो सब इसमें डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 31C एक बहुत ज़्यादा फाइट में कि एक बहुत इशू बना था पहले के टाइम में, जहाँ पर आर्टिकल 31C उसके BNC एंड आर्टिकल 39 के साथ चैलेंज हुआ था। जहाँ पर ये था कि कुछ भी, मतलब एक ऐसा डीपीएसपी, हमने भी पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा है ना दोस्तों अभी, ये लॉज इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी, यहाँ पर हुआ क्या था बेसिकली कि आर्टिकल 39, ठीक है, और आर्टिकल आपका 31C, गवर्नमेंट को जैसे लॉज बनाने लग गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ज़मींदार्स के पास बहुत ज़्यादा लैंड था। ये फ्रीडम टाइम की बात है, उसके बाद की, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम के बाद से धीरे धीरे इवॉल्व होती गई चीज़ें। बहुत ज़्यादा लैंड थी, अब फार्मर जो थे उन बेचारों के पास लैंड्स नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधा लैंड्स देने लगे, यहाँ से लेकर के सीधा इन लोगों को, फार्मर्स को लैंड्स देने लग गए, छीनने लगे एक तरीके से। तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट रहा, ठीक है। तब ये आर्टिकल 31C, A, B, ये सारे तीनों जो हैं गवर्नमेंट ने खुद से बिल बना करके, ठीक है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था और ये कहा था कि कोई भी फंडामेंटल राइट अगर चैलेंज हो रहा है डीपीएसपी के डालने से तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि भाई मतलब हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 लागू नहीं हो सकता है। आर्टिकल 32 मतलब कि आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हो, ठीक है, बस इतना ही था। तो आर्टिकल 31 से 39 आएगा, तो बस आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि इतना था पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि ये है एक थोड़ा पॉलिटिकल इशू उस टाइम पे था, ठीक है। इसको हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इसकी डिटेलिंग क्या थी, मगर आपको सिर्फ इतना समझना है कि आर्टिकल इट प्रोवाइड्स अ लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी कंटेंट इन द क्लॉज बी एंड सी ऑफ आर्टिकल 39 कैन नॉट बी चैलेंज, ठीक है, वही मैंने बताया आपको। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 14 पढ़ चुके हैं, राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। चलिए आर्टिकल 15 क्या बोलता है भाई, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सही बात है, इक्वालिटी की बात है तो भाई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन सब पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते यार इसका धर्म कुछ और है तो इसमें आप यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है, आपकी कास्ट अलग है तो आप यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, बस इतना ही समझना। तो आर्टिकल 15 क्या हुआ भाई, डिस्क्रिमिनेशन, याद रखना है आपको। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन। एक्सेप्शन इसमें ये है कि हमें पता ही है SC/ST का रिजर्वेशन जो है ये तो सबको पता ही है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 16 में चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब ये है कि भाई सरकारी नौकरियाँ, ठीक है, या प्राइवेट नौकरियाँ, जैसे कि आप लोग SI का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, SI का एग्ज़ाम आप लोग निकालने वाले हैं, बहुत सारे लोग आप में से SI का एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी JNK गवर्नमेंट ने आपको दी है। आर्टिकल 16 आपके पास है, आपके पास ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे दूसरा स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, उन दोनों के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये, कि आप दोनों इस एग्ज़ाम के बारे में लिख सकते हैं। वो क्राइटेरिया अलग है कि भाई दोनों को ग्रेजुएट चाहिए, 10th-12th में एटलीस्ट 60% चाहिए, वो चीज़ें दूसरी चीज़ है, मगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है ना। अगर 4 के लिए वैकेंसी खोली है तो ये फर्स्ट पर्सन भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, थर्ड भी कर सकता है, नंबर ऑफ पीपल कैन अप्लाई फॉर द सेम जॉब, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ ये सब अप्लाई नहीं होगा। तो आर्टिकल 16 क्या हुआ दोस्तों, आर्टिकल 16 हुआ आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 से आपको याद रखना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, याद हो जाएगा। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए अब इसमें भी एक्सेप्शन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जैसे आपने देखा होगा JNK के हिसाब से कि कोई बाहर का बंदा आकर के जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है ना, एग्ज़ाम्स नहीं लिख सकता है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए। उसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जैसे कि आंध्रा हो गया, ठीक है, वहाँ पे उन लोगों ने वुमेन के लिए रिजर्वेशन अलग रखा हुआ है, ठीक है। NIT श्रीनगर है जैसे कि कश्मीर में, वहाँ पर होम स्टेट कोटा है पहले, है ना। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है, तो इसका मतलब ये है एक्सेप्शंस का, समझ गए। चलिए अब आर्टिकल 17 की बात करते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 17 सिर्फ अनटचेबिलिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। वहाँ पर अनटचेबिलिटी डिस्कस नहीं हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 15 इज अबाउट ओनली डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एंड आर्टिकल 17 इज अबाउट अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अनटचेबिलिटी मतलब वही SC/ST जहाँ से हमारा निकला है, वर्ना सिस्टम, चतुर्वर्णा सिस्टम जो था हमारे पहले से, उसके कारण अनटचेबिलिटी एक्ट निकला, और इसी कारण आज हम लोग BR अम्बेडकर को भी जानते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था SCs एंड STs एंड वीकर सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए। तो आर्टिकल 17 डाला गया इसलिए ताकि उन लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा था उस वक्त, तो उन लोगों को इक्वल करने के लिए, उन लोगों को इकोनॉमिक, एक सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी को देने के लिए ये आर्टिकल 17 का कंसीव हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट दी अनटचेबिलिटी ओनली। ये सब नहीं जाना आपको, फॉलोइंग एक्ट्स आर ऑफेंसिव, ये सब में नहीं जाना है आपको, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा आपसे। चलिए पॉलिटी से दोस्तों बेसिकली आपका वही पूछा जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा वो इतना डीप में नहीं जाएगा आपको, क्योंकि उसको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, है ना। चलिए आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब क्या है कि पहले राजा, है ना, महाराजा, इन सब का पहले रूल हुआ करता था, जानते ही हैं हम लोग। आज भी इनफैक्ट राजस्थान, जयपुर में बहुत जगह जाएंगे, उदयपुर पैलेस में आप लोग सुनेंगे, तो भाई आर्टिकल वहाँ पर आज भी जाना चाहता है कि ये इस राज खानदान से थे, ये इस किंग के बेटे हैं। लेकिन अब आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट बन चुका है कि आप अपना कोई भी टाइटल, राजा, ठीक है, या कुंवर, या जो भी, मतलब कुंवर तो खैर पता नहीं, राजा या किंग लगाना है सच अब गलत है, मतलब वो अगेंस्ट होगा।
आप सिंपल जैसे कि हरि सिंह थे पहले, जानते ही हैं आप सभी, राजा हरि सिंह। आज वो राजा नहीं लगा सकते हैं कहीं भी, या आप गवर्नमेंट से कोई भी बेनिफिट वो ये बोल के नहीं सकते हैं क्योंकि मैं राजा था, नहीं ऐसा नहीं है। अब वो सिर्फ हरि सिंह रहेंगे, उनका नाम सिर्फ हरि सिंह है। हाँ, आप अपने सोशल कल्चर के लिए आप राजा बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सोशल हायरार्की में, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में आप राजा नहीं हैं, आप सिर्फ एक नॉर्मल सिटीज़न है हरि सिंह, क्योंकि आर्टिकल 14 भी है भाई, उसका सेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 क्या है? एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे राजा वाजा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब नॉर्मल सिटीजन। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो आप गवर्नमेंट के पास एक जॉब के लिए जा सकते हैं, राइट। जॉब के लिए मतलब कि अगर मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो मैं बोल सकता हूँ कि सर देखिए मैं पद्मश्री अवार्डेड हूँ, ठीक है, मुझे इस जॉब को मिले तो मुझे ज़्यादा वेटेज मिलनी चाहिए बाकियों से ज़्यादा। ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है, आपको मिल सकता है। समझ गए? चलिए, तो आर्टिकल 18 हमारी बात करता है सिर्फ अवार्ड्स की जो गवर्नमेंट ने दी है, पर्सनल टाइटल्स की नहीं। चलिए आगे चलते हैं। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है, आज़ादी समझते हैं आप लोग। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 पहली बात करता है। काफ़ी लंबा इशू चल रहा है आर्टिकल 19 को लेकर के। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 19 बात करता है हमारा कि भाई आप आपके पास ये राइट है कि आप कुछ भी, ठीक है, बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगेंस्ट पर्सनल स्पीच नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप इतना ज़्यादा बोलेंगे यार खड़े होकर के, तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 बस आपको इतना याद रखना है कि भाई आर्टिकल 91 बोलता है फ्रीडम टू राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें एक और आता है दोस्तों आर्टिकल 19(1)(f). आपको याद रखना है आर्टिकल 9(1)(f) अब डिलीट हो चुका है। इट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, पहले था ये कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, अब फंडामेंटल राइट नहीं है ये, अब सिर्फ ये एक लीगल राइट है, ओनली लीगल राइट। मतलब जैसे कि मेरे नाम पे मेरा घर है तो कोई भी आके मुझे छीन नहीं सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 19 से 22 मतलब 19 हुआ आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी बात करते हैं राइट टू फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन। मैंने बताया असेंबल पीसफुली, आप कहीं भी जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो पीसफुली होना चाहिए, आर्म्स के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो हमें पता ही है कि आर्म्स के साथ होंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, किसी को भी नुकसान कर सकते हैं आप। तो आर्टिकल 19 बेसिकली यही है यार कि आप लोग एक जगह खड़े होकर के स्पीच है, आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, अपना मत बना सकते हैं, अपना एक पॉइंट रख सकते हैं कहीं भी खड़े होकर के, लेकिन विदाउट वायलेंस, ठीक है। चलिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैंने बता ही दिया आपको, ये ए पार्ट है बेसिकली, जैसे ना 19A 19B इस तरीके से क्लॉजेज हैं, इनको क्लॉजेज बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आर्टिकल के क्लॉजेज होते हैं ताकि गवर्नमेंट को डालना हो, आगे मॉडिफिकेशन करना हो तो क्लॉजेज के हिसाब से डालती जाए उसमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने बताया, पेंटिंग पिक्चरिंग ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपको, एंड एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीफ एंड कन्विक्शंस। कॉमन सेंस है भाई, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यही है डेमोक्रेसी का मतलब। चलिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली बता चुका हूँ मैं अभी आपको। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन विदाउट आर्म्स मतलब क्लब्स, पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप, सोसाइटीज, ट्रेड यूनियंस और एनीबॉडी ऑफ पर्सन, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज। एसोसिएशन किसी भी तरीके हो सकता है, इवन आपका एसोसिएशन हो सकता है जैसे कि सोसाइटीज़ के जो एसोसिएशंस होते हैं, रेसिडेंशियल एसोसिएशंस होते हैं, वो भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल राइट है आपका। चलिए, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आप इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं विद इन इंडिया, आप रेसिडेंस अपना घर कहीं भी ले सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। नागालैंड हो गया, ठीक है, अरुणाचल हो गया, बिकॉज दीज आर लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया। JNK हो गया था, पहले JNK था आपका, ठीक है, जहाँ पर घर नहीं ले सकते हैं कोई बाहर का, नॉन रेसिडेंट पर्सन ऑफ दैट स्टेट कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ रेसिडेंसी देयर। चलिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरसेक्ट सोजनर पर भी इतना नहीं समझना है आपको। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, जो मूवमेंट है ना आर्टिकल आपका, ये किस में है? आर्टिकल 19 में है। तो इसमें दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन इंडिया, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड इंडिया। इंडिया में आप किसी भी स्टेट में घूम सकते हो, जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपको। आउटसाइड इंडिया मतलब कि इंडिया से दुबई जा रहा हूँ मैं जैसे कि,
ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 13 है आपका, ये जो इंटरनल है ना विद इन इंडिया, ये आर्टिकल 13 संभालता है आपका, आर्टिकल 13 के अंदर आता है। आर्टिकल 13 मतलब क्या हुआ दोस्तों, अभी पढ़ा था, याद है कुछ? जिनको याद है वो पक्का वो उस चीज़ को याद करे होंगे। लॉज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, जो फॉलो कर रहे हैं मुझे उन्हें याद होगा, क्योंकि ये सब लॉज को समझना, आर्टिकल समझना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। लॉज इनकन्सिस्टेंट मतलब क्या था, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो लॉज होंगे भाई वो वाइड हो जाएंगे, बोला था ना, वाइड हो जाएंगे, मतलब उनका कोई सेंस नहीं रहेगा, वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटरनल मूवमेंट इन इंडिया वो आपका आर्टिकल 13 में कवर्ड होगा, और आउटसाइड ऑफ इंडिया ये आ जाएगा दोस्तों आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, डिग्निटी, पीसफुल एनवायरनमेंट, बहुत है, बहुत लंबा चौड़ा है। आर्टिकल 21 पे एक बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बहुत सारी चीज़ों फैक्टर्स को ऐड किया गया था एक टाइम पर, पढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। तो यही बताया गया, फर्स्ट डायमेंशन इज कवर आर्टिकल 13, सेकंड आर्टिकल इज आर्टिकल 21। चलिए, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, भाई आप अपने काम में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे मैं IT इंजीनियर बनूँ, चाहे मैं डॉक्टर बनूँ, चाहे मैं पायलट बन जाऊँ, ठीक है, चाहे मैं स्विमिंग करूँ, मुझ पर है, गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अनटिल अनलेस मोरालिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को आप चैलेंज ना करें आपका प्रोफेशन। ये हर जगह लागू होगा, ये हर आर्टिकल पे आपका लागू होगा दोस्तों। आर्टिकल 19 का भी एक्सेप्शन था, आपको पता है? आर्टिकल 19 जो हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा, उस पर भी एक्सेप्शन था, ये क्या? मोरालिटी, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये हर आर्टिकल पे एक्चुअली अप्लाई होगा आपका। ये कॉमन सेंस बिठा लीजिएगा कि हर आर्टिकल पे अप्लाई होगा आपका। चलिए, आर्टिकल 20 चलते हैं। आर्टिकल 19 हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। चलिए, अब आर्टिकल 20 पे चलते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि जब आपको अरेस्ट किया गया है तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या राइट्स हैं। अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया अभी, तो उसके अगेंस्ट मेरे पास क्या राइट्स हैं। पहला क्या है पॉइंट इसमें? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये याद रखना है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है ये कौन से आर्टिकल से एसोसिएटेड है, किससे है? आर्टिकल 20 से, ठीक है। मतलब कि ये सिर्फ सिविल लॉज के लिए, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए, सिविल लॉज या टैक्स लॉज के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है कि एक साल पहले मैंने जो क्राइम किया है उसका ऑलरेडी अगर मैं ऑफेंस करके मैं लॉ को फेस कर चुका हूँ, या जो भी पनिशमेंट है मैं उसको फेस कर चुका हूँ, मुझे दोबारा उस पनिशमेंट को दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता कि मुझे दोबारा पे करना होगा। मेरे पुराने पास्ट के रिकॉर्ड्स को दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आपको दोबारा करना होगा, ठीक है। इसका मतलब सीधा यही है। इम्यूनिटी कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब हो गया दोस्तों, ये कुछ होने वाला है उससे पहले प्रिवेंट कर देगा, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नासा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग नासा। नासा मतलब कि आर्म्स इम्यूनाइजेशन, ऐसा कुछ लगता है कि ये कुछ करने वाला है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर सकती है। राइट्स तब भी हैं आपके पास, लेकिन इम्यूनिटी नहीं होगी उतनी। अब इम्यूनिटी क्या है वो आगे देख लेते हैं। सॉरी, नो डबल जियोपर्डी, एक तो पहला हो गया दोस्तों नो एक्स पोस्ट फैक्टो, बताया मैंने, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। दूसरा हो गया अब दोस्तों नो डबल जियोपर्डी। नो डबल जियोपर्डी मतलब कि इट शैल बी प्रोग्रेस पनिश फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये मैंने बता दिया आपको, ये नो डबल जियोपर्डी का था। नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि सिंपल था इसका, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन कैन बी पनिश रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसमें है, और क्रिमिनल केसेस को लेकर के ही सिर्फ ये एप्लीकेबल होता है। दूसरा ये है कि नो डबल जियोपर्डी मतलब कि एक क्राइम के लिए मुझे दो बार पे नहीं करना होगा। डबल मतलब याद कर लो आप, डबल मतलब एक क्राइम ओनली वंस पनिशमेंट, दोबारा बोलेंगे तो मैं फेस नहीं करूँगा, ये है इसमें, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि आपको अपने खिलाफ सबूत देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन चाहे वो आपका ब्लड सैंपल हो, ठीक है, चाहे वो आपका DNA हो, चाहे वो आपका किसी भी चीज़ का, आपके बॉडी का कोई भी एक ऐसा सिग्नेचर हो जो कि ज़बरदस्ती आपसे बोला जाए कि नहीं आपको ये तो अपने अगेंस्ट देना ही देना है, ठीक है। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक थर्ड हो गया नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक हो गया नो डबल जियोपर्डी, और एक हो गया आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 20 के अंदर ऑफेंसेस के अंदर ये आते हैं तीन चीज़ें। चलिए,
आर्टिकल 21 जैसे कि मैंने बताया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मैनी का केस था एक, ये याद नहीं करना है आपको। आर्टिकल 21 याद रखना है बस। 21 भाई ये कहता है कि पर्सनल लिबर्टी, मेरी खुद की अकेले की कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ अकेले की कुछ मेरी मूवमेंट ऑफ राइट्स हैं, जो कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे मेरे पास होनी चाहिए। तो आर्टिकल 21 इसको कवर करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो देता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 29 इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू एनिमल एक्सिस्टेंस और सर्वाइवल बट इट इंक्लूड्स विद इन द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। मतलब डिग्निटी वर्ड भी जोड़ दिया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइफ चल रही है, एक डिग्निटी भी होनी चाहिए, और उस डिग्निटी के अगेंस्ट कोई एक्शन होता है तो आप उसके खिलाफ भी आर्टिकल 21 में कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आप सुनने में आते हैं ना न्यूज़ में, ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, मानव अधिकार मेरा खलन हुआ है, बोलते हैं पॉलिटिशियंस बहुत जाकर कि मेरे विचारों को बहुत ही मतलब दबाया गया है, मुझे मेरी डिग्निटी पर क्वेश्चन किया गया। आप उसमें भी आर्टिकल 21 में जाकर गवर्नमेंट कोर्ट में केस कर सकते हैं। राइट टू हेल्थ, शेल्टर, प्राइवेसी, प्राइवेसी से क्या याद आता है आपको? पुट्टा स्वामी केस, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये रिसेंट आपका केस हुआ था जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी चैलेंज हुई थी इंडियन गवर्नमेंट की पुट्टा स्वामी केस पर, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। तो जब भी पेपर में आप पुट्टा स्वामी केस देखें तो क्या है भाई इसका आंसर? आर्टिकल 21, ठीक है। चलिए, राइट टू एजुकेशन, देखिए दोस्तों आर्टिकल 21 में एक क्लॉज बना दिया गया था जिसमें राइट टू एजुकेशन कर दिया गया। मतलब कि स्टेट क्या है? गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया गया कि भाई जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए आप कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्री होना चाहिए। तो आपने देखा नहीं कितने सारे केंद्र विद्यालय हैं, है ना, कितने सारे सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं। तो उनका सेंस यही है कि ताकि आर्टिकल 21 है कि 66 से लेकर 14 साल तक वहाँ पर फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट है उस बच्चे का और पेरेंट्स का भी। चलिए, और ये चीज़ जो है दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट में आई थी। तो आर्टिकल 21A हमारा राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वो क्या है हमारा 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद कहाँ से ये कब डाला गया था? 86th अमेंडमेंट मतलब दोस्तों गवर्नमेंट जब भी कुछ लॉज बनाती है ना, रूल्स बनाती है, जैसे कि आर्टिकल 14 बनाया हुआ है, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी से बना हुआ है। अब क्या गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंज करना चाह रही है ना, कुछ नया डालना चाह रही है क्योंकि टाइम के हिसाब से, तो उसको हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंड कर दिया, बदल दिया गया, चीज़ें मॉडिफाई कर दी गई। तो ये 86th अमेंडमेंट एक्ट से आपका राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 डाला गया था। आर्टिकल 21 में ए क्लॉज डाला गया था, मतलब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, देखिए ऑर्डिनरी लॉ जो है, किसी नॉर्मल लॉ से अगर आपने कोई क्राइम ऑफेंस किया है तो भाई ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अभी चोरी की, ठीक है, थीफ जो है एक, चोरी पकड़ने पर उसको पकड़ा गया, ठीक है, चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब क्या है कि भाई ठीक है, उसे बताया जाएगा कि भाई आपने चोरी क्यों की है, ठीक है, मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई तुमने चोरी की है इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया गया है। अगर वो चाहता है कि नहीं मैंने नहीं की है चोरी, मैं तो लड़ना चाहूँगा केस, तो भाई आपको लीगल प्रैक्टिशनर लॉयर भी देने के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब कि रात के अगर 11 बजे भी आप पहुंच रहे हैं, पुलिस ने अगर आपको लिया, डिटेन किया है, तो उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपकी हाज़िरी होनी ही होनी है। वो डिसाइड करेगा कि क्या आपको 24 आवर्स से आगे ज़्यादा रखना है या आपका ऑफेंस इतना ज़्यादा नहीं है, और या आप एक कॉम्पनसेशन दे करके आप जा सकते हैं। तो वही है कि राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़ फॉर द डिटेंशन नॉट अवेलेबल टू एन एलियन एज पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मैंने बताया दोस्तों, प्रिवेंटिव एक बहुत बड़ा हो जाता है। ये प्रिवेंटिव हो गया, एक प्यूनिटिव हो गया, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं वो प्यूनिटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। और ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब नॉर्मल अरेस्ट कर लिया आपको। प्रिवेंटिव मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसका दायरा थोड़ा बड़ा है, मतलब यहाँ पर एक हाईली सस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई आप ये क्राइम कर सकते हैं, आप आगे जाकर के ये बहुत बड़ा क्राइम कर सकते हैं, तो उसमें पहली गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर लेती है। डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने ज़्यादा आप नहीं रोका जा सकता अनलेस अनटिल अनलेस आपको अथॉरिटीज़ मजिस्ट्रेट खुद बोले।
ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड, ग्राउंड्स तभी बताया जाएगा आपको। डेटनी शुड बी अफोर्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। उस टाइम पे भी आपको मौका दिया जाए कि आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर को दिए, जैसे कि कसाब था, या जो हमारे जो दिल्ली निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड में क्या है, उन लोगों का भी एक प्रैक्टिशनर आया था ना, याद है ना, निर्भया कांड के जो ऑफेंडर्स थे दिल्ली में जो हुआ था, वो 6 लोग जो थे, उन लोगों का भी एक प्रैक्टिशनर आ गया था, एक लीगल प्रैक्टिशनर आ गया था जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था। आई डो नॉट नो फॉर व्हाट पर्पस ही वॉज डूइंग दैट, बट ही वॉज डूइंग दैट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लॉ में भी आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये है कि आपको ग्राउंड्स तो बताए जाएंगे, लेकिन जो समय दाल है ना, मतलब 3 महीने के लिए आपको रखा जा सकता है। यहाँ पे 24 आवर्स की बात है, यहाँ पे 3 महीने की बात है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत थोड़ा तो समझ आया ही होगा, बहुत समझ आया होगा। जितना समझ आया होगा मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा भी इनपुट लग रहा है, मेरी भी मेहनत लग रही है, मेरी भी एक अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ कि आप लोग तक पहुँचे, क्योंकि मैं भी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए तो जा ही रहा हूँ, और उस हिसाब से जा रहा हूँ कि स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बेटर हो। तो आई होप लोगों की, दोस्तों की, आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम में, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें यार। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अगर पॉसिबल है। नहीं भी करना है तो कोई नहीं, लेकिन एटलीस्ट यार समझ जाओ, मतलब इतना हो कि मतलब स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, जो आप लोग देख रहे हो ना, आप लोगों को समझ आ जाए। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि पढ़ रहे हो ना आप ये चीज़, तो मेरे साथ बने रहो यार, आप पढ़ते रहो इन चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।